उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के तरमा थाना क्षेत्र के महुआरी मठिया गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की पेचकस से गोदकर निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी। डरे समेत 3 नाबालिग बच्चों ने एक कमरे में कैद कर दिया। इस घटना के बाद पूरा इलाका दहल गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले को प्रथम दृष्टया घरेलू विवाद बताया। पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि घटना रात शुक्रवार और शनिवार की लगभग 12 बजे मध्यरात्रि की है। सुनील यादव और सुनीता यादव के बीच पहले से ही घरेलू कलह चल रही थी। शुक्रवार की रात किसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ। सुनील ने पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि आवेश में आकर उसने पास में रखे एक धारदार पेचकस से निर्ममतापूर्वक सुनीता के गले और शरीर के विभिन्न हिस्सों पर इस कदर वार किया कि सुनीता की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के समय पति पत्नी के 3 बच्चे हर्ष यादव 16 वर्ष, अंशिका यादव 14 वर्ष, प्रिंस यादव 8 वर्ष घर में ही मौजूद थे। माता पिता का विवाद और बाद में हिंसक हमला देखकर बच्चे डर के मारे किसी तरह कमरे में सिमट गए। चीख पुकार की आवाज बाहर आई, लेकिन आसपास के लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। घटना के बाद होश संभालते हुए सबसे बड़े बेटे हर्ष ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही तरमा पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पूरी स्थिति का जायजा लिया। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने घटनास्थल की गहन जांच कर साक्ष्य एकत्र किए। शुरुआती जांच से स्पष्ट हुआ कि घटना अत्यंत क्रूरता के साथ अंजाम दिया गया है। एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी पति सुनील यादव को पुलिस ने मौके से ही हिरासत में ले लिया है। मृतका के मायके पक्ष की ओर से तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई हो रही है। मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुनील की खरिहानी बाजार में एक दुकान है और वह अक्सर पत्नी से घरेलू विवाद करता था। पुलिस घटना के पीछे के वास्तविक कारणों और संभावित पूर्व घटनाओं की भी जांच कर रही है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। 3 बच्चे घर में बेसहारा और सदमे की स्थिति में हैं। पहले सुनिए आप इन तीनों बच्चों की बात, फिर आप एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने क्या कहा, आइए हम आपको उसको सुनाते हैं। तो कह दें कि ये पागल है, तो सही है, बस इसी बात को लेकर वो झगड़ा कर रही थी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अंशिका। ये मामला तरमा थाना क्षेत्र के ग्राम महुआरी मठिया का है। यहाँ रात्रि में पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें पति सुनील द्वारा अपनी पत्नी की मारपीट कर हत्या कारित कर दी है। इस संबंध में मृतका के परिजन की तहरीर पर थाना तरवा में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। सुनील को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। घटना स्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है। फील्ड यूनिट द्वारा घटना स्थल से साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस विभाग में एक मुख्य आरक्षी की वजह से खाकी दागदार हुई है। आजमगढ़ की पुलिस ने गांजा बेचते समय इस मुख्य आरक्षी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्राधिकारी लालगंज भूपेश कुमार पांडे ने आज बताया कि जनपद आजमगढ़ के थाना देवगांव क्षेत्र में वाराणसी पुलिस का एक मुख्य आरक्षी जो डाक का पैरोकार था 38 ग्राम गांजा बेचते हुए गिरफ्तार हुआ है। 28 नवंबर की रात 10:50 पर चौकी इंचार्ज लालगंज उप निरीक्षक सुभाष तिवारी अपनी टीम के साथ रात्रि गश्त पर थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि हाईवे मोड़ पर पकड़ी खुर्द के पास एक व्यक्ति राहगीरों को गांजा बेच रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को दबोच लिया। पूछताछ में गिरफ्तार व्यक्ति ने अपना नाम दीपक चौधरी पुत्र कृष्णा चौधरी निवासी अशोक नगर कॉलोनी दनियालपुर नक्की घाट थाना सारनाथ जिला वाराणसी बताया। उसने स्वीकार किया कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस में डाक पैरोकार के मुख्य आरक्षी के पद पर तैनात है। क्षेत्राधिकारी लालगंज भूपेश कुमार पांडे की मौजूदगी में एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत तलाशी ली गई तो अभियुक्त के पास से सफेद कागज की 4 पुड़ियों में रखा कुल 38 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इलेक्ट्रॉनिक बाट के तौल कराने पर वजन ठीक 38 ग्राम निकला। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। मुखबिर की सूचना पर चौकी प्रभारी लालगंज में उनकी टीम के द्वारा 28/11/25 को ये सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति आजमगढ़ और लालगंज के जो हाईवे है वहां पे
अवैध गांजे की बिक्री कर रहा है, जिसके संदर्भ में जब टीम ने उसको गिरफ्तार किया और पूछताछ किया तो उसने अपना नाम दीपक पुत्र कृष्णा चौधरी निवासी अशोकनगर थाना सारनाथ वाराणसी बताया। आगे पूछताछ में पता चला कि ये डाक पैरोकार के रूप में लालगंज में ही कार्यरत है। इसके पास से जब इसकी तलाशी ली गई तो करीब 38 ग्राम 4 पुड़िया गांजे के मिले हैं, जिसके संदर्भ में थाना देवगांव में 447/25 NDPS अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ में साइबर क्राइम थाने की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर हुए साइबर फ्रॉड की 86,250 रुपए की राशि पीड़ित को वापस कराई। पीड़ित चंदन कुमार झा पुलिस टीम को बधाई दिया है। हालांकि यह फ्रॉड किसने किया और क्यों किया, फ्रॉड करने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, पुलिस टीम ने इसका जिक्र नहीं किया। आपको बता दें कि आवेदक चंदन कुमार झा निवासी राधा कृष्ण अपार्टमेंट, काका ढाबा, कल्याण ईस्ट, ठाणे, महाराष्ट्र के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट के नाम पर 86,250 रुपए का फ्रॉड किया गया था। पीड़ित द्वारा 8 माह पूर्व 26 अप्रैल 2025 को साइबर क्राइम पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई गई, जो प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ को प्राप्त हुई। साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ द्वारा त्वरित जांच पड़ताल एवं प्रभावी साइबर फॉलोअप कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पीड़ित के फ्रॉड की गई संपूर्ण धनराशि 86,250 रुपए सफलतापूर्वक रिकवर कर पीड़ित के खाते में वापस कराई गई। पीड़ित ने आजमगढ़ साइबर पुलिस को धन्यवाद दिया। आजमगढ़ पुलिस नागरिकों से आग्रह करती है कि किसी भी प्रकार के निवेश, लिंक, ऑफर या ऐप पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांच लें। किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें या 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करें। मैं चंदन कुमार झा, मेरे साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड हुआ था, जिसका साइबर क्राइम पुलिस आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के द्वारा मुझे पूरा पैसा मिल गया है। मैं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन आजमगढ़ को धन्यवाद देता हूं। आजमगढ़ दीवानी न्यायालय पहुंचे न्यायमूर्ति पीके गिरी ने कहा कि उनका संविधान भारत की सदियों पुरानी संस्कृति विरासत का दर्पण है। उनके महान संविधान निर्माताओं ने हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों के उच्चतम आदर्श को अपनाते हुए दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान बनाया। न्यायमूर्ति श्री गिरी ने शनिवार को दीवानी बार एसोसिएशन के सभागार में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में अधिवक्ता परिषद के तत्वावधान में आयोजित गोष्ठी को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत दुनिया को रास्ता दिखाने वाली है। हमारे प्राचीनतम मनीषियों ने हमारे धर्म ग्रंथों में उन आदर्श व्याख्या की जिसे आधुनिक दुनिया अपना रही है। वृद्ध माता पिता की देखभाल, कमजोर व असहाय की सुरक्षा, सबके लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व की इन भावनाओं, इन आदर्शों को हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों ने काफी महत्व दिया। हमारा संविधान केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा है, जो नागरिकों के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश राय, काशी प्रांत के उपाध्यक्ष विजय बहादुर सिंह, बार के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, मंत्री नीरज द्विवेदी, अधिवक्ता परिषद के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, उपाध्यक्ष दिवाकर सिंह, महामंत्री पीयूष कुमार राय, पंकज सिंह, राधे श्याम मालवी, रूपा गुप्ता, डीजीसी प्रियदर्शी पीयूष त्रिपाठी, सहायक शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह, हरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री राजेश कुमार सिंह पारासर, दीवानी बार के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह आदि से बहुत से अधिवक्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। 26 नवंबर 1949 को ये संविधान अधिनियमित आत्मार्पित और अंगीकृत किया गया संविधान सभा में। तो उस दिवस को हम लोग अधिवक्ता परिषद ने संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया और अब तो हर जगह सरकार भी संविधान दिवस के रूप में इस दिन को मना रही है। और कहीं ना कहीं संविधान के बारे में लोगों में पुनर्जागरण करना, जागृति ले आना, संविधान के कर्तव्यों के बारे में, संविधान में मिले अधिकारों के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर करना, आम जनता तक, जिसको आखिरी जन कहते हैं समाज का, वहाँ तक संविधान को ले जाने के क्रम में ये कार्यक्रम है। और अधिवक्ता परिषद ऐसा कार्यक्रम पूरे देश में कर रहा है, उसी के निमित्त ये एक कड़ी में ये कार्यक्रम था। सर, आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे इस संविधान दिवस से? आम जनमानस को एक बड़ा संदेश इस संविधान दिवस के माध्यम से ये है कि संविधान के बारे में तमाम भ्रांतियां हैं जो तमाम लोग समय समय पे समाज में फैलाते हैं,
और समाज को गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं, जिससे तमाम भारत में विखंडनकारी तत्व या भारत के राष्ट्र को क्षति पहुंचाने वाले लोग उससे पुष्पित और पल्लवित होते हैं। तो इस संविधान को समझें और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करें। तो ये संविधान अपने आप में इतना ऊर्जा से परिपूर्ण है कि ये भारत को और इस पूरे समाज को, इस देश को एक नई ऊंचाई पे ले जाएगा और भारत विकसित भारत बनेगा। आजमगढ़ के राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चक्रपानपुर में 30 बेड के साथ नेत्र विभाग का शुभारंभ हुआ। राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डीन डॉक्टर BK राव द्वारा फीता काटकर इसका उद्घाटन किया गया। राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के प्राचार्य डॉक्टर BK राव ने कहा कि पूर्व में ENT विभाग एवं नेत्र विभाग संयुक्त रूप से संचालित हो रहा था, परंतु मरीजों की बढ़ती हुई भीड़ एवं आगामी NMC के निरीक्षण मानकानुसार 30 बेड अतिरिक्त आवश्यक था, इसीलिए इसका शुभारंभ किया गया है। इससे मरीजों के देखभाल में जहां आसानी होगी वहीं अत्यंत आवश्यक भी है। इस मौके पर डॉक्टर MK गुप्ता, डॉक्टर अरशद विभागाध्यक्ष नेत्र विभाग, डॉक्टर अखिलेश मौर्य, डॉक्टर अंकित राज, डॉक्टर मेधा, डॉक्टर आकाश, अजीत पांडे, मैट्रन पुष्पा देवी, अनीता मैरियल, रत्ना, सीमा राय, सीमा सिंह, कुसुम त्रिपाठी, निशा सिंह, आशा सरोज यादव, उषा यादव, हुमा सिंह, सुमन लता आदि लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ में 8वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार द्वारा जारी टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशनरों की पेंशनरी सुविधा से वंचित किए जाने के विरोध में सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं शिक्षकों द्वारा अंबेडकर पार्क आजमगढ़ में आम सभा हुई। धरना को संबोधित करते हुए इंद्रासन सिंह, सूर्यदेव सिंह, इफ्तिकार खान, काशीपुरी व उदयराज यादव ने संयुक्त रूप से कहा कि वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के संकल्प पत्र को देखते हुए देश भर के पेंशनरों में रोष एवं निराशा व्याप्त है। रामोद यादव, कल्पनाथ यादव, दुखंती यादव व भगवती यादव ने कहा कि पूर्व में गठित केंद्रीय वेतन आयोगों के विषय बिंदु में पेंशनरों की पेंशन एवं अन्य लाभों का संदर्भ रहता रहा है। पंकज अस्थाना, TP सिंह व अमरजीत सिंह ने कहा कि इस बार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना छोड़ दिया गया, जिसके चलते संघर्ष जारी रहेगा। इस अवसर पर सुभाष चंद्र पांडे, शिव नारायण, अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, शिवजी यादव, लाल जी, अनीता साइलिस, जयप्रकाश यादव, बाहुराम व शांति प्रकाश वर्मा, झीन यादव, गणेश राय आदि शिक्षक कर्मचारी भारी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन रमाकांत सिंह तथा संचालन गिरीश चतुर्वेदी ने किया। इस मौके पर इन लोगों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। मैं गिरीश चतुर्वेदी, मुख्य संरक्षक कर्मचारी पेंशनर एसोसिएशन शिक्षक महासंघ आजमगढ़। कैंडल मार्च के पहले हमने धरना आम सभा करके धरना प्रदर्शन किया और हमारे कलेक्ट्रेट के अध्यक्ष रमाकांत सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। हमारे संरक्षक मंडल में आदरणीय इंद्रासन सिंह जी, डॉक्टर रविन्द्रनाथ राय जी, अश्विनी कुमार श्रीवास्तव जी, शांति प्रकाश वर्मा जी सहित हजारों शिक्षक कर्मचारी उपस्थित थे, सैकड़ों। और हमारा ज्ञापन का कार्यक्रम था कैंडल मार्च के बाद। ये हमारी जो मांग थी प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर, जो 8वां वेतन आयोग के लिए जो गजट नोटिफिकेशन हुआ है, वह इंग्लिश में जो गजट नोटिफिकेशन हुआ जारी 3/11/2025 को, उसमें एक ऐसा पैरा ऐड कर दिया है वित्त मंत्रालय विभाग ने कि यह पेंशन जो है अनफंडेड है, नॉन कंट्रीब्यूटेड है। तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रांतीय नेतृत्व में पूरे देश में लाखों करोड़ों शिक्षकों, पेंशनरों में, कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश के प्रत्येक प्रांत में आज 29/11/25 को शिक्षक कर्मचारी एक मुख्य स्थान पर एकत्र होंगे, आम सभा करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और कैंडल मार्च निकालेंगे और जिलाधिकारी को ज्ञापन, जो माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी को संबोधित था, वह ज्ञापन सौंपेंगे। उसी कड़ी में आज यह कार्यक्रम आजमगढ़ जनपद में बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। कैंडल मार्च हमारा कलेक्ट्रेट होते हुए मेहता पार्क से चला और ये ट्रेजरी कार्यालय होते हुए हम कुंवर सिंह उद्यान पार्क में जाकर के हमारा कैंडल मार्च का समापन हुआ। हमारी यह मांग है केंद्र सरकार से कि 8वां वेतन आयोग में वह जो पैरा 3/11/25 को गजट नोटिफिकेशन में जोड़ दिया गया है अनफंडेड और नॉन कंट्रीब्यूटेड पेंशन स्कीम के लिए, उसको हटाया जाए और 8वां वेतन आयोग में हमको वह पेंशनरी सुविधा
जो 7वां वेतन आयोग में जिस तरह से हमको अनुशंसा की गई थी वित्त मंत्रालय से, इसी तरह से वह पैरा जोड़ करके आने वाले दिनों में जब 8वां वेतन आयोग लागू हो तो हमको सुविधा मिले हमारे शिक्षकों कर्मचारियों को। ये मेरी प्रबल मांग है। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। शुक्रवार को बैठक के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई। सीडीओ द्वारा सीएम युवा योजना अंतर्गत प्रगति की समीक्षा की गई तथा जनपद की प्रगति प्रदेश में दूसरे स्थान पर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। उपायुक्त महोदय के निर्देश दिए गए कि जनपद की रैंक अस्थायी स्थिति बनाए रखें। इसी प्रकार ओडीओपी तथा एमवाईएसवाई योजना की हेतु समीक्षा की गई। विगत बैठक में सभी विभागों को जीबीएस 5.0 में निर्धारित जनपद के लक्ष्य की पूर्ति हेतु सभी विभागों को विभागवार लक्ष्य आवंटित किया गया। विद्युत विभाग को निवेश मित्रा के अंतर्गत 2 आवेदनों को समय के अंतर्गत पूर्ण न होने के कारण तत्काल निस्तारित करने का आदेश दिया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना के 5 ट्रेडों में प्राप्त आवेदनों को प्रशिक्षण हेतु प्रेषित करने के लिए दिए गए। एक उद्यमी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद आजमगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन की संख्या के अनुपात में चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। तत्क्रम में सीडीओ द्वारा चार्जिंग स्टेशन प्रदान किए जाने हेतु अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देशित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि सभी कार्यालयों की होने वाली बैठकों में विदेशों में होने वाली साइबर सेल जैसे गंभीर अपराधों की जानकारी से अवगत कराया जाए, जिससे लोगों में इसके प्रति जागरूकता रहे। देश विदेश की रिक्तियों में चयन के लिए रोजगार संगम पोर्टल के माध्यम से रोजगार मिशन में पंजीकरण के कराने के निर्देश औद्योगिक इकाइयों को दिए गए। लालगंज मेसर्स आर्गेनोफॉस औद्योगिक प्लांट को निरस्त कराने के लिए सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया तथा मेसर्स पाली उद्योग की इकाई स्थापना हेतु मार्च 2026 तक का समय देने की सहमति प्रदान की गई। देखिए, उद्योग बंधु की मीटिंग यहाँ पे हुई और इससे पूर्व सीएम डैशबोर्ड की हमने मीटिंग की, तो जो संबंधित मुद्दे थे, जो हमारे उद्यमी हैं उनकी जो समस्याएं थी उसको सुना गया और यहाँ पे जो निवेश के संबंध में जो शासन की मंशा के अनुरूप जो MOUs इत्यादि जो साइन करवाने हैं उसके संबंध में समीक्षा की गई। आजमगढ़ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पार्टी के शताब्दी वर्ष पर अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन विशाल रैली और सभा की, जिसकी अध्यक्षता हरिगेन राम और संचालन जिला सचिव जितेंद्र हरिमंदिर पांडे ने किया। भाकपा के कार्यकर्ता जजी मैदान में एकजुट होकर लाल झंडों और बैनरों के साथ पूरे उत्साह के साथ जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट का चक्रमण किया। उसके बाद रैली सभा में बदल गई। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा राज्य सचिव अरविंद राजस्वरूप ने कहा कि भाकपा की स्थापना कानपुर में हुई थी। कानपुर के साथ आजमगढ़ का नाम लिया जाता है। स्वतंत्रता सेनानी जय बहादुर सिंह, झारखंडी राय, डॉक्टर ZA अहमद, दशरथ राय शास्त्री, बच्चेलाल शास्त्री, मुंशी नरदेश्वर लाल जैसे लोगों की कुर्बानी गाथा आज भी सुनाई देती है। श्री स्वरूप ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार को अब शहीद याद आते हैं, जबकि बीजेपी का शहीदों से कोई लेना देना नहीं। SIR कराकर सरकार गरीबों के वोट के अधिकार से वंचित करना चाहती है। SIR का समय बहुत सीमित है, जिसे बढ़ाए जाने की मांग की। भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारें भगत सिंह से डरती हैं, क्योंकि भगत सिंह जाति, धर्म, संप्रदाय और पूंजीवादी विचारधारा के कट्टर विरोधी थे। आज सरकारों को कारपोरेट चला रहा है। देश की सकल पूंजी पर चंद के पूंजीपतियों का कब्जा है। भगत सिंह मजदूरों, किसानों, महिलाओं, विद्यार्थियों, नौजवानों के हक के अधिकार के बारे में खुलकर बोला था। जगमोहन सिंह ने कहा कि आजमगढ़ में उनका आगमन पहली बार हुआ है। बृहस्पतिवार से वह कैफी आजमी जन्मस्थान मिजमा, शहीद द्वार, शिबली मंजिल, राहुल सांकीर्तन जन्मस्थान पंदहा, निजामाबाद ऐतिहासिक गुरुद्वारा, शेख मसूद इंटर कॉलेज फरिया में जितना उनका आदर और सत्कार किया गया उसके लिए उन्होंने आभार जताया, खास तौर से हरिमंदिर पांडे का, जिनकी वजह से उनका आजमगढ़ में आगमन हुआ। इस सभा के माध्यम से जिले के विकास से जुड़ी 20 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी आजमगढ़ को दिया गया। इस सभा को पार्टी प्रदेश सचिव मंडल सदस्य हामिद अली, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष इम्तियाज बेग, खेत मजदूर नेता खरपत्तू राजभर, रामाज्ञा यादव, गंगादीन, मोहम्मद शेख उबैदुल्ला, मुजम्मिल जाहिद अली, राम अवध यादव, तेज बहादुर मौर्य, मंगलदेव यादव सहित अनेक लोगों ने सभा को संबोधित किया। मौके पर उपस्थित लोगों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। हामिद अली एडवोकेट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश सेक्रेटरिएट का सदस्य हूँ।
और आज हमारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, वैसे तो पूरे देश में पार्टी का 100 वर्ष पूरा होने के बाद पार्टी के वर्कर, कार्यकर्ता, नेता सब लोग इसकी वर्षगांठ शताब्दी समारोह मना रहे हैं। आज रिक्शा स्टैंड में हम लोग ये प्रदर्शन करके, जनसभा करके, रैली करके इस गूंगी बहरी सरकार को अपनी आवाज़, जनता की आवाज़ को पहुंचा रहे हैं। इस प्रदेश और देश की जो हुकूमत है, इस हुकूमत में जो कुछ निगेटिव, नकारात्मक तरीके से इस देश की जो हुकूमत चलाई जा रही है, इसके खिलाफ आज हम सब लोग यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से यहाँ धरना प्रदर्शन करके हम लोग यहाँ आज मांग कर रहे हैं कि जो हमारा आजमगढ़ ज़िला है, जिसमें 10 MLA की सीट है, जो यहाँ पर 2 पार्लियामेंट के मेंबर हैं, यहाँ 22 ब्लॉक हैं, 84 ज़िला पंचायत के मेंबर हैं, और आपके यहाँ 10-12 टाउन एरिया है, 3 नगर पालिका है। ये अरबों खरबों रुपया विकास के नाम पे आ रहा है। आखिर ये पैसा विकास के नाम पर कहाँ जा रहा है? ये MP MLA लोगों का निधि का पैसा, करोड़ों करोड़ रुपया, ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आजमगढ़ की नहीं, पूरे देश की 1925 की बनी हुई पार्टी है, और इसका ना तो निशान बदला, ना तो इसका चुनाव निशान बदला, और तमाम पार्टियां पैदा हुई और वो समाप्त हो गई, और जो आज हैं कल समाप्त हो जाएंगी। लेकिन इस देश के अंदर जब तक गरीब अमीर के बीच खाई रहेगी, मानव द्वारा मानव का शोषण होगा, कम्युनिस्ट पार्टी कभी समाप्त नहीं होगी। और आजमगढ़ का वो पुराना जो केरल कहा जाता था, 7 MLA घोसी के पार्लियामेंट जो मेंबर हमारे होते थे, उस दौर में जो कुछ विकास आजमगढ़ मऊ का हुआ, उसके अलावा ये सरकारें आई, न तो कोई उद्योग, न कल कारखाना, न सगड़ी इलाके में कोई थर्मल पावर, कोई विकास का काम नहीं हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी आगे चल करके हम लोग रणनीति बनाएंगे, आंदोलन चलाएंगे। सतत इस लोकतंत्र में विश्वास है। इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। धन्यवाद।